और बहुसंख्यकों के लिए। लेकिन 30 केवल और केवल किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए आता है। अब यहां ये जो अल्पसंख्यक है उसके किस चीज की बात 29 करता है? 29 कहता है कि ये दोनों के लिए, 29 तो दोनों के लिए है ना। ये कहता है कि इनकी भाषा का संरक्षण होना चाहिए, इनकी लिपि का संरक्षण होना चाहिए, इनकी शिक्षा का संरक्षण होना चाहिए। 29 कहता है कि भाषा, इनकी लिपि, किन की? अल्पसंख्यकों की भी। और यानी अगर कोई ऐसी लिपि है जिसको संरक्षण आवश्यक है, तो इन तीनों चीजों की क्या चीज जरूरत है? इन तीनों का संरक्षण आवश्यक है। इन तीनों का राज्य को संरक्षण करना चाहिए। किस चीजों का संरक्षण? भाषा का, लिपि का और शिक्षा का। तो अनुच्छेद 29 दोनों के लिए, सबके लिए है। दोनों क्या? सबके लिए आ जाएगा ना। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक ही हो गए तो बचा कौन? तीसरा वर्ग है ही नहीं। तो भाषा, लिपि और शिक्षा उनका क्या होना है? और 30 केवल किसके लिए है? 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, केवल अल्पसंख्यक, उनके जो शैक्षिक संस्थान हैं, उनके शैक्षिक संस्थान जो हैं, उनका शैक्षिक संस्थानों का प्रशासन और साथ में उनका पजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पजेशन मतलब स्वामित्व, उनका जो स्वामित्व है वो अल्पसंख्यकों के हाथ में होगा। क्योंकि ये केवल किसके लिए है? अल्पसंख्यक। शैक्षिक संस्थानों का प्रशासन वही लोग कर सकते हैं जो लोगों का वो शैक्षिक संस्थान है। अब अल्पसंख्यक में ये तो नहीं केवल मुसलमान, अल्पसंख्यक तो 6 है यार, तो केवल मुसलमान की बात थोड़ी लिखी है इसमें मुसलमान तो है ही नहीं, उसमें तो अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक तो 6 होते हैं, 6 में से कोई सा ही हो। जैनी लोग अगर अपने धर्म की शिक्षा देना चाहें, जैन विश्वविद्यालय खोलना चाहे खोलो भाई। अगर सिख खोलना चाहें, गुरुमुखी लिपि को वो लोग संरक्षण देना चाहें तो दो, आप आदि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लोग ईसाई लोग हैं, अब इसमें मुख्यतः आपसे जो प्रश्न बनते हैं ना, वो बनते हैं शैक्षिक संस्थानों में। एक तो मदरसे का, एक तो मदरसा बनता है, और एक जो ईसाई मिशनरीज है ना, ये ईसाई मिशनरीज इनका बनता है। मिशनरीज का मतलब है धर्म प्रचार करने वाली संस्था, जो ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करती है, और मिशनरी अंग्रेजी में कहते हैं उसको, है ना। तो दोबारा अब देख लें, यहां तक अपन, है ना, एक बार देखा कम आया, अब दोबारा देख। बेहद सरल है। अपने दिमाग में लेके बैठते हैं ना कि नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर वो नहीं आएगा, है ना। और अगर आप दिमाग में अगर पॉजिटिव सोच रखे, मैं इतना बीमार हूँ, बीमार मतलब साइकोलॉजिकली पेशेंट हूँ, उसके बावजूद मैं कभी ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, है ना, कि भाई ठीक है। अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ आपने देखे होंगे, गौर किया तो मेरे इधर उधर हाथ रहते हैं ना, क्योंकि वो मुझे, मैं पढ़ा क्लास में रहा होता हूँ पर मेरा साइकोलॉजी कहीं और जा रही होती है ना। तो फिर भी अब ये चीजें तो क्या रटी पड़ी है, तो इस वजह से क्या अपसेट नहीं होता है चीजें, वरना बहुत मुश्किल सा हो जाता है खुद को वहां पे। और आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा आप उसको शांति से सुन ले तो मैं भी उसको ले पाऊंगा, है ना। अनुच्छेद 29 और 30 दो आर्टिकल अल्पसंख्यकों के आर्टिकल है ना। 29 और 30 किसके हैं? अल्पसंख्यक। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों के लिए भी है, लेकिन 30 केवल किसके लिए है? ये इनमें अंतर है थोड़ा सा। 29 जो बताता है वो अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी लिपि और उनकी शिक्षा बताता है। भाषा, लिपि और शिक्षा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान तो यहाँ है, फिर शिक्षा उसमें कैसे चली गई। तो अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी जबान में शिक्षा लेना चाहे तो ले सकता है। अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और अगर राज्य इन भाषाओं का संरक्षण करना चाहे तो राज्य इन भाषाओं को संरक्षित भी कर सकता है। इन भाषाओं के संरक्षण करने की दिशा में राज्य अपनी कोशिश कर सकता है। जैसे संस्कृत के संरक्षण के लिए राज्य स्वयं कदम उठाता है। संस्कृत देववाणी है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। उस नाते राज्य का कर्तव्य है कि उसका संरक्षण करे, क्योंकि भारतीय जो पुरातन साहित्य है वो अधिकांशतः संस्कृत में उपलब्ध है। तो भाषा, लिपि और शिक्षा, अगर ये 3 शब्द पकड़ लो, आप आसान करना चाहो तो अगर ये 3 शब्द पकड़ लो तो 29 लगाओगे अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए, और अगर आप शैक्षिक संस्थान जोड़ोगे तो फिर 30 लगाओगे। और शैक्षिक संस्थान का प्रशासन वो स्वयं, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी मदरसों का सर्वे करवा रहे हैं, आप, है ना, योगी करवा रहे हैं मदरसों। ये इसकी बड़ी आलोचना हुई संविधान में, इसकी
30 की इसलिए हुई कि ये जो मदरसे या अन्य जो होते ना 30 में जो भी खोले जाते हैं, मुख्यतः इसमें मदरसे या ईसाई मिशनरीज, ये दो, ये इनका प्रशासन ये खुद करते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता किसी प्रकार का। अब जब सरकारी नियंत्रण नहीं है तो इन मदरसों में बहुत गपड़ेबाजी होती है। अब मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इनका करिकुलम क्या है, इनका पाठ्यक्रम क्या है, सरकार को इस पर कोई अधिकार नहीं है। वो अपने अपने तरीके से पाठ्यक्रम बना सकते हैं। तो ये जाके थोड़ी सी इसमें लगा कि यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है, यहाँ के टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं है। अब टीचर क्वालिफाइड होंगे कि नहीं होंगे, कोई नियम नहीं लगेंगे, वो अपने नियमों से किसी को भी बना देंगे, किसी मौलवी को उठा के टीचर बना देंगे। तो इसकी आलोचना हुई थी, अभी भी होती है कि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर राइट्स मिल गए। अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर भारी पड़ गए, क्योंकि बहुसंख्यक अगर कोई एजुकेशन सिस्टम बनाएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट डालेगा, तो सारी उसकी जो शर्तें हैं वो सरकार की शर्तों में माननी पड़ेगी। लेकिन ये डालेंगे तो सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं होगा, तो ज्यादा हो गया ना। तो लोग कहते हैं कि तो बहुसंख्यक से भी ऊपर चला गया अनुच्छेद 30, तो इन्हें बहुत ज्यादा विशेष अधिकार अनुच्छेद 30 ने सौंप दिया। इसकी आलोचना कल भी होती थी, आज भी होती है। अभी तक संविधान में इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, चल रहा है सिस्टम। लेकिन सरकार को अनुच्छेद 30 के विषय में संविधान विशेषज्ञ राय देते हैं कि सरकार को इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। सरकारी जो नियम है वो अन्य चीजों पर भी तो लागू हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलें क्या सरकारी नियम को फॉलो नहीं करती? करती है, लेकिन ये नहीं करते हैं। और कोई नहीं करें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इनके प्रशासन का, इनके स्वामित्व का इनको अधिकार दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? इसलिए इस 30 आलोचना का विषय बन जाता है। तो अब आप एक काम करें, इसको धीरे धीरे दोबारा सुन ले, अभी भी नहीं आया, और जिसके अभी भी नहीं आया फिर आएगा भी नहीं उसके। अनुच्छेद 29 और 30 ये किसके आर्टिकल है भाई? माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके आर्टिकल है ना। और ये अल्पसंख्यकों की परिभाषा पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इनके प्रकार हैं। और अल्पसंख्यक होते कितने प्रकार के? एक धार्मिक और एक धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 29 और भाषाई अल्पसंख्यकों का? अब एक काम करें, अपन ऐसे करें कि ये आर्टिकल बढ़ाते जाएं, 31 और सुन लो, क्योंकि 31 में मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक साथ ही बोल लेता हूं, अभी मैं उसमें हूं, फिर बाद में तुम क्या है कि बातें करने लग जाते हो। तो अनुच्छेद 31 भी अभी सुन लो आप। अनुच्छेद 31 क्या कहता है ना। ये 31 आप ऐसे पढ़ते आए हैं, और सच भी है कि अनुच्छेद 31 का विलोपन हो गया है मूल अधिकारों से, और उसे कानूनी बना दिया है। तो ये पहले क्या था और क्यों ऐसा करना पड़ा सरकार को? आखिर क्या स्थितियां ऐसी गवर्नमेंट के सामने आ गई, राज्य के सामने आ गई कि उसे विलोपित ही करना पड़ गया, पूरा आर्टिकल हटाना पड़ गया? ऐसे क्यों किया उन्होंने? तो पहले इसका पूरा इतिहास देखो आप। यह अनुच्छेद 31 जो है ना, इसमें आप इतना जानते हैं कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था इसमें? संपत्ति का अधिकार। हर एक बच्चा इस बात को समझता है ना, कि इसमें संपत्ति का अधिकार था। अब क्या हुआ? सबसे पहले भारत में जो संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन, ये प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तब 1951 में क्या कर दिया कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल लिख सकता हूं ना, 31 जो है, 31 में 2 आर्टिकल जोड़ दिए गए। एक जोड़ दिया इसमें 31A और एक जोड़ दिया इसमें 31B। ये 2 चीजें इसमें जोड़ दी गई। अरे यार, तो ज्यादा ही गोले बन गए ना, हटाओ इनको। एक जोड़ा 31A और एक जोड़ा 31B, ये जोड़ दिए गए। ठीक, हाँ, वो बड़ा जोर से इसमें वो आता है, दिक्कत रहती है ना। दोबारा सुन ले। अनुच्छेद 31 में क्या था पहले? क्या था पहले? संपत्ति का अधिकार था। और जब पहला संशोधन हुआ 1900, तब इसमें एक तो जोड़ दिया 31A, एक तो जोड़ दिया इसमें 31A और एक जोड़ दिया 31B। ये 2 इसमें जो है जोड़ दिए गए। किसमें जोड़े? ये 31 में। अब हो गया ना, एक जोड़ दिया 31A और एक 31, ये 2 आर्टिकल जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि आगे सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और एक जो राजाओं को प्रीपर्स मिलते थे ना, वो हटाए थे।
तो दो काम सरकार ने किया, जिनमें एक काम उल्लेखनीय है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया, ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। और ये आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। और कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था। अब देखो, इस जगह आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और वहीं आप ध्यान नहीं दे रहे। ये यहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस जगह आपको, है ना, यही सबसे ज्यादा गहरा पॉइंट है। जब राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को, इंदिरा गांधी की सरकार थी, कितने बैंकों का हुआ था? तब इस राष्ट्रीयकरण को जो किया गया था, वो आरसी कूपर के मामले में, मैं लिख देता हूं, आरसी कूपर का मामला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। और यहां अपन स्टार बना के लिख सकते हैं कि आरसी कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना, एससी ने राष्ट्रीयकरण को, किसके राष्ट्रीयकरण को? बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवैध घोषित हो गया, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इसने हमारे जो काम किए हैं वो गलत साबित कर दिए गए। तो गलत साबित हो गए ना, तो फिर इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया था। ये ना आप बताओगे मुझे, कौन सा संशोधन था जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जो अवैध घोषित कर दिया था, उसे वैध घोषित कर दिया उसमें? बहुत बढ़िया। कौन सा संशोधन था? 25वां, है ना। 24वां तो गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए किया था। 26वां राजाओं के प्रिय से जोड़ करके किया था। 25वां किया था। तो अब आप ये देख लें, 25वां जो संशोधन था, ये 25वां संशोधन कब हुआ था? 1900 इंदिरा की सरकार। अब देखो 25वें संशोधन में क्या बात थी। 25वां संशोधन में क्या किया कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 31C जोड़ दिया। अनुच्छेद 31C। ए बी तो पहले ही जुड़ गए थे। ए बी तो कौन से में जुड़ गए थे? 51 में, प्रथम संशोधन में ए बी तो जुड़ गए थे ना। अब क्या जोड़ दिया इसमें? 31C। और सी जोड़ करके ये कह दिया, देखो सी में क्या कहा, इसमें अनुच्छेद 31C कहता है कि अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C की पालना के लिए बनाया कानून अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 के आधार पर अमान्य नहीं होगा। अमान्य नहीं होगा। अब बोले ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रही है ना, ये जो पूरी लाइन लिखी ना, ये समझ में नहीं आई। तो सुने, धीरे धीरे सुने, धीरे धीरे आ जाता है। अनुच्छेद 31C कहता है, मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा टफ है ना, थोड़ा सा सुन लोगे तो इजी हो जाएगा। 31C कहता है कि आर्टिकल 39B एवं 39C की पालना के लिए बनाया गया कानून, यानी 39B और C की अगर पालना कर रहे हैं और 39B और C जो कह रहा है उसकी पालना करने के लिए कोई कानून बना दिया, और उस कानून के बीच में अनुच्छेद 14, 19 और 31 आ गया। कोई कह देता कि तुमने तो जो कानून बनाया है ना, ये कानून तो 14 का उल्लंघन कर रहा है, ये कानून तो 19 का उल्लंघन कर रहा है, ये कानून तो 31 का उल्लंघन, तो इस आधार पर तुम उसे अमान्य घोषित नहीं करोगे। अगर 14, 19 और 31 इन तीनों का अगर हनन हो जाता है, या तीनों में से किसी भी आर्टिकल का हनन हो जाता है, तो भी वो कानून मान्य होगा, अमान्य नहीं होगा। तो भी वो कानून सही है, चाहे उससे 14 उड़ जाए, चाहे 19 उड़ जाए, चाहे 31 उड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना, 31C ऐसा आर्टिकल है जो 3 आर्टिकल्स का अपवाद है। 31C किसका अपवाद है? अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 31 का। 14 का, 19 का और 31C एक ही क्लॉज है बस, और 3 आर्टिकल्स के एक्सेप्शन में चला जाता है। अनुच्छेद 14 कुछ कह रहा है, 31C में कानून बना दो आप, और 14 अपनी जगह पे है, कोई काम ही नहीं करेगा वहां पे।
कह दिया इस संशोधन में, और ये संशोधन कह के बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सही घोषित कर दिया। कह दिया कि हमने तो इसकी पालना की थी 39 बी और सी की। अब आप सोच रहे होंगे ये बी और सी में ऐसी क्या बात है जिसकी पालना कर रही है सरकार, बी और सी में क्या कहा है? तो अनुच्छेद 39 बी कहता है कि जो भौतिक संसाधन है, ये भौतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। 39 बी कहता है भौतिक जो संसाधन है देश के, उन पर सब लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, कोई भेदभाव उसके बीच ना हो। और सी कहता है कि ये जो भौतिक संसाधन है, 39 सी क्या कहता है, जो भौतिक संसाधन है उनमें किसी एक का मोनोपोली ना हो, किसी एक का जो है केंद्रीकरण ना हो कि अंबानी अडानी के हाथ में पूरे देश की भौतिक संसाधन चले जाए, ऐसा ना हो। किसी एक व्यक्ति के या एक समूह के या किन्हीं कुछ लोगों के अधिकार में, कुछ % लोगों के हाथ में पूरे देश का भौतिक संसाधन ना चला जाए, सब लोगों में समान बंटवारा भौतिक संसाधनों का हो, ये कह रहा है ये। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब यही कहा कि कुछ विशेष लोगों के अधिकारों में जा रही है चीजें, इसलिए अब हमने उस पर कंट्रोल किया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब राजाओं को प्री पर्स मिल रहा था तब ये कहा सरकार ने कि राजा तो पहले से ही राजा है, बहुत पैसा है उनके पास, ऊपर से उनको सरकार और प्री पर्स दे रही है, तो वो उनके पास तो पैसा ज्यादा होगा ही, और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, इसलिए समान भौतिक संसाधनों का वो करो। तो राजाओं को प्री पर्स मिल रहे, हटाओ इनको, ये कहा गया। किस आधार पर? 31 सी के आधार पर। और 31 सी में एक और बात जोड़ दी गई, ये बात जोड़ी थी वो तो ठीक थी खैर, लेकिन एक दूसरी बात इसमें जोड़ दी गई 31 सी में। ये 31 सी का 1 लिख दूं, ये 31 सी का 2 है। दूसरी बात क्या जोड़ी? 31 सी के तहत अगर कोई कानून बन गया, कोई कानून किसमें बना है? 31 सी, यानी मैं लिख दूं कि आर्टिकल 31 सी के तहत बना कानून, बने कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी, कोर्ट में नहीं उठा सकते आप इसको, चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में नहीं उठा पाओगे अगर चाहे उसने कैसा ही कानून बना दिया। अगर इनकी अनुपालना में 39 बी और सी की अनुपालना में कोई कानून बन गया ना, कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट काम नहीं करेगा। ये तो गलत बात थी यार, सरकार कैसा भी कानून बना दे और कोर्ट बीच में ना आए, और लिख दिया इसमें 25वें संशोधन में कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा इस पे। तब इसका फैसला केशवानंद भारती के मुकदमे में हुआ। कब हुआ केशवानंद भारती? 1900 क्या हो गया, अब ये इधर उधर हो जाएंगे, है ना। केशवानंद भारती केस कब आया? आप समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा सुनो आप, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा सुन लो इसको, मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 31, 19, 14 ये 3 आर्टिकल्स पे एक ही आर्टिकल हावी हो रहा है। कौन सा आर्टिकल हो रहा है? 31 सी ज्यादा शक्तिशाली है तीनों से, और 31 सी में अगर कोई क्या बन गया तो ये कानून जो है भले ही 14 का उल्लंघन कर दे, भले ही 19 का उल्लंघन कर दे, भले 31 का कर दे, भले तीनों का कर दे, है ना। अगर ये कानून जो 31 सी में बना है किसी का भी उल्लंघन करे इन तीनों में से, तो भी वो कानून सही होगा, है ना। बंद होगी कोई बात नहीं, डायरेक्ट देख लो ना क्या मतलब है ना, सीधा देख लो। तो ये कह रहा था, है ना। अब जो और दूसरी बात, ये जो कानून है इसे कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में। अब अगर कोई कानून 31 सी में बन गया, लेकिन वो कानून बनना क्यों चाहिए? वो कानून किस कारण से बनाया जाएगा? वो कानून एक आर्टिकल की पालना के लिए बनाया जाना चाहिए। कौन से आर्टिकल की पालना हो रही है? कौन से आर्टिकल की? 39 बी की और 39 सी की। अगर ये कानून जो 31 सी में बना है ना, वो कानून किसकी पालना करना चाहिए? 39 बी की और 39। अगर कोई कानून बन रहा है और वो कानून 39 बी और 39 सी की पालना कर रहा है, और ऐसे बने कानून को न्यायालय में नहीं उठा सकते, और ऐसा बना कानून इन तीनों पे भारी है। आप ये नहीं कहोगे कि ये कैसा कानून है तो 14 का उल्लंघन कर रहा है तो कर रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि 19 का उल्लंघन बोले हो रहा है तो हो रहा है ना। ये ऐसा बना दिया। तब बाद में मुकदमा हुआ कौन सा? केशवानंद। और जब केशवानंद भारती का मुकदमा हुआ तो केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। इतना बता देते हो ना तो
बहुत है ना। केशवानंद भारती के मुकदमे में क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा, इस मुकदमे पर काफी विस्तार से अपन बात कर चुके हैं, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। अनुच्छेद 31C के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि 31C के बारे में जो पहला क्लॉज है ये सही है। पहले क्लॉज में क्या था कि अगर इनकी पालना के लिए कोई कानून बन रहा है तो इन तीनों के अपवाद का कानून है, इन तीनों के आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 31C का जो दूसरा पार्ट है ये वाला, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायालय उसे देख सकता है। और न्यायालय को चुनौती देने का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। तो कोर्ट ने कहा भाई न्यायिक पुनरावलोकन को तो नहीं रोक सकते, कोर्ट की शक्ति कैसे, कोर्ट तो काम करेगा। तुम सही बनाओ ना कानून, जो कोर्ट से डर रहे हो, कानून सही बनाओ, गलत बनाओगे तो कोर्ट रोक देगा। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी उसमें डाल दी, मूल ढांचे का सिद्धांत, और कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संविधान का मूल ढांचे में शामिल है। और मूल ढांचे में संशोधन, तो कोर्ट ने कहा तुम मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। और ये मूल ढांचा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो कोर्ट की शक्ति होती है देखने की चीजों को, वो उसकी मूल ढांचा है, और मूल ढांचे को सरकार नहीं हटा सकती। तो केशवानंद भारती में क्या किया, यहां तक के तो केस को तो कैसा मान लिया, सही, लेकिन ये वाले को क्या मान लिया, गलत। तब इंदिरा को लगा एक पॉइंट तो हटा ही दिया इन लोगों ने, 31 का क्लॉज 2 तो हटा दिया इन लोगों ने। तब इसने क्या किया कि अब ऐसा करते हैं अपन, केशवानंद भारती में ये अगर मान लिया तो फिर दोनों चीजें वैध हो गई, 25वां संशोधन वैध हो गया, 26वां संशोधन वैध हो गया। और मैंने उस दिन बात की थी 24, 25, 26, 29 ये संशोधन केशवानंद भारती ने सही मान लिए थे, तो सही हो गया ना। मुझे पता है कम कम हो गई अब चीजें, सही नहीं हुआ, गड़बड़ी हो गई, उल्टी है ना, दिक्कत हो रही है, पर सुनते जाओ, कोई बात नहीं। पहली बार पढ़ रहे हो, इतना सुन रहे हो, अगली बार आपकी धीरे धीरे आदत ऐसी हो जाएगी कि आप डीप चीजों पर ही नजर रखेंगे, नॉर्मल चीजें आपकी उंगलियों में आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, पहली बार सबके साथ होता है। जब मैंने ये चीजें पहली मर्तबा पढ़ी थी मुझे भी जोर आया था। दुनिया के हर इंसान को पहली बार कोई टफ चीज पढ़ने में जोर ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें हैबिचुअल होने लग जाती है ना। तो केशवानंद भारती के केस में जब ये बात उठी तो उसके बाद ये 73 का मामला है, 42वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1900। और जब 42वां संशोधन इंदिरा ने किया तो देखो क्या जोड़ा इसमें, 42वें संशोधन में क्या जोड़ दिया कि ये जो अनुच्छेद 31C है, ये 31C के तहत बना हुआ क्या कानून, और वो कानून का किस कारण से बनेगा, 39 के कारण से नहीं, वो किसी भी, कोई सा भी, किसी भी डीपीएसपी की पालना कर रहा हो, किसी भी नीति निर्देशक तत्व की। पहले तो केवल इतना ही कहा था कि 39B और C की पालना के लिए होना चाहिए, बाद में कह दिया कोई सा भी नीति निर्देशक तत्व, किसी भी नीति निर्देशक तत्व की पालना जो है वो अगर कर रहा है कानून जो सी में बनाए तो वो कानून सही होगा, वो कानून सही होगा। और ज्यादा गफड़ा कर दिया। तब बाद में इसका निस्तारण हुआ था मिनर्वा मिल्स के केस में। और मिनर्वा मिल्स का केस कब आया था? 1900। और मिनर्वा मिल्स के केस में एक बात कह दी, इसमें यह कहा कि भाई ये किसी भी डीपीएसपी है ना, ये इसको हटाओ, और किसी भी को नहीं, ये संशोधन गलत है, केवल रखेंगे किसको, जो पहले था तुम्हारा, पहले क्या था 39B और 39C, केवल ये रखो, कोई भी नहीं भाई, कोई भी डीपीएसपी। तो 36 से 51 तक बहुत सारे डीपीएसपी है, आप तो किसी का भी नाम ले दोगे। तो बोले ये नहीं, केवल किसको रखो 39B और C, जो पहले से तुम्हारा था वही ठीक था। पहले को तो ठीक मान ही लिया था, इसको तो ठीक केशवानंद भारती केस मान लिया था ना, यहां तक तो ठीक मान लिया था, तो वही ठीक मानेंगे। अब तुम अगर कोई सा भी डीपीएसपी डालोगे तो हम ठीक नहीं मानेंगे। कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के मामले में ये वाला फैसला दे दिया। क्या फैसला दिया कि अगर तुम 31C के अनुसार कोई क्या बनाओगे कानून, तो ये कानून जो है, ये कानून किसकी पालना करना चाहिए, 39B और 39C, इसकी अगर पालना कर रहा है तो फिर वो कानून जो है उस पर अनुच्छेद 14, 19, 31 लागू नहीं होंगे, ये कह दिया। बाद में ये मैटर इतना उलझ गया कि फिर लगा कि ये तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ, ये 31 ने तो परेशान ही करके रख दिया है, और विशेषकर इस 31C का तो दुरुपयोग हो रहा है। तब हुआ 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन? और जो 44वां संशोधन हुआ ये कब हुआ?
बोले ये नाटक ही हटा दो रे यार, ये 31 है ना, ये ए ये बी ऐसी बोले ले, पूरा पूरा 31 खत्म, पूरा 31 खत्म। अब ये उठ के पहुंच गया कानून, उसमें कानूनी अधिकार में। तो ये नाटक बड़ा लंबा चला था, इससे काफी न्यायालय परेशान हो गया था। बाद में मोरारजी की सरकार आई, बोले इंदिरा ने कौन से आर्टिकल का दुरुपयोग ज्यादा किया है, 31 आया वहां पे, तब कहा ये पूरा हटाओ, 31 ही हटाओ, पूरा 31 जो है ये खत्म हो गया। तो अब संपत्ति का विलोपन हो गया। अब क्या है नियम, अब हट गया तो क्या फर्क पड़ गया, अब हट गया ना, तो अब क्या है नियम, अगर कोई कानून, अब नियम क्या है वर्तमान में, यह इसके बाद 44वें संशोधन के बाद नियम क्या है, अगर ये सुनना है आपको, बहुत बारीक से सुनना है ना ये वाला, अगर कोई कानून बने किसकी पालना करे, वो 39B की और 39C की, क्या करे, इन दोनों की पालना करने के लिए क्या बनाए कानून। तो वो कानून जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 31 तो है ही नहीं, 31 तो है ही नहीं, 14 और 19 दोनों पर भारी पड़ेगा। इन दोनों के आधार, इन दोनों का उल्लंघन कर सकता है, 14, 19 का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए वो कानून इन दोनों की पालना के लिए होना चाहिए। अगर 39B और C की पालना अगर हो रही है, ये 39B-C दोबारा सुन लो क्या है इनमें, 39B में है कि जो भौतिक संसाधन है वो सब लोगों के पास समान मात्रा में होने चाहिए, और 39C है कि किसी एक व्यक्ति या एक समूह या व्यक्तियों के कुछ परसेंट लोगों के हाथों में देश की भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, एक जगह सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो भी देश में मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनका, है ना। तो इन दोनों की पालना करने के लिए कोई कानून बने, 14, 19 पे भारी पड़ेगा। तो आप आज क्या कह सकते हो कि अब वर्तमान स्थिति यह है कि अगर 39B और 39C की पालना अगर की जाए और इनकी पालना करने के लिए क्या बनाया जाए कानून, तो आप 14 के आधार पर या 19 के आधार पर उसे कोर्ट में नहीं ला सकते। हाँ, कोर्ट में जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, लेकिन अमान्य घोषित नहीं हो सकता है। ये था। अब मुझे सही से बताओ ये 31 का मैटर कितना समझ में आया है? 10-5% तो आया ना। कोई बात नहीं, होता है, देखो सबके साथ ही होता है, ये कोई बड़ी वो नहीं है कि भाई तुम लोगों के साथ, मैं तुमसे कहूं पढ़ते नहीं, अरे यार पढ़ने वाले भी उलझ जाते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम समझ में आया, धीरे धीरे ज्यादा आने लगेगा। अब लिखो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, हो गया 29। अब मुझे एक बात बताओ, 29 किन लोगों के लिए, अल्पसंख्यक और सबके लिए है ना। तो अगर तुम इस भाषा में उतारना चाहो तो क्या समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो मैं लिखाता हूं। सबसे पहले लिखें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29-30 मत लिखना, स्टार बना के वैसे ही लिखना है, अनुच्छेद मत लिखना। अभी लिखें भारतीय संविधान में, अभी आर्टिकल मत लिखना, पहले यह चीज लिखेंगे, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अल्पसंख्यक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अल्पसंख्यक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। आप एक बार बता दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। धार्मिक और एक भाषाई, एक धार्मिक और एक, तो नंबर 1 पे लिखें धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। अब तो उतार सकते हो यहां तक, धार्मिक अल्पसंख्यक लिख के उतार सकते हो, उतार लो यहां तक, मैं आऊं उतारने। तो लिखे धार्मिक अल्पसंख्यक, ये धर्म के लोग हैं, 14 में ये जुड़ गया, बताओ क्या दिक्कत है।
रहने दो, वो है ही नहीं यहाँ पे यार। धार्मिक अल्पसंख्यक उतार लिया। ठीक है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गया, तो नंबर 2 पे कौन सा अल्पसंख्यक उतारोगे? तो नंबर 2 पे लिखें भाषाई अल्पसंख्यक। नंबर 2 पे भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। और भाषाई अल्पसंख्यक जो लिखा आपने, उसमें आपको आर्टिकल कौन सा लिखना है? 50। तो उसके आगे लिख दो, भाषाई अल्पसंख्यक के आगे आर्टिकल 350। भाषाई अल्पसंख्यक लिखा था, उसके आगे लिख देंगे आर्टिकल 350। अब उसके नीचे लिखें, भाई आपसे कोई कहे कि भाषाई अल्पसंख्यक कौन से आर्टिकल में है? 350 में। अब लिखें आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A 6 पार्ट हैं इसमें। आर्टिकल 39 में 6 पार्ट है, इसमें तो 2 ही है। आर्टिकल 350A लिखा। अब एक बार सुन लो बहुत धीरे धीरे। 350A क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, कौन से प्रकार का? भाषाई। भाषाई अल्पसंख्यक, क्यों? उनके लिए तो है ये। तो कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा में कैसी शिक्षा? कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा ले सकता है। 350A है ना। तो 350A में डैश लगा के लिखें, कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक, कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में कैसी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा ले सकता है। प्राथमिक शिक्षा ले सकता है। कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा ले सकता। अब तो आ रही है ना समझ में? अब लिखें 350B, आर्टिकल 350B। 350B सुन लें। 350B कहता है कि राष्ट्रपति जो महोदय है वो भाषाई आयोग का गठन कर सकता है। भाषाई आयोग का गठन कर सकता है। तो लिखें राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो केवल अल्पसंख्यकों के प्रकार पढ़े हैं। एक होते हैं धार्मिक और एक होते हैं भाषाई। धार्मिक पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? छठा कौन सा है? कब जुड़ा है? और एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 350, जिसके 2 क्लॉज हैं, 350A और B। कोई दिक्कत नहीं आता। अब अपन आते हैं अपने आर्टिकल पे, अनुच्छेद 29 पे, है ना। तो अब लिखें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। अब मुझे इतना बता दो कि अगर आप 29 को इस तरह उतार लें तो क्या समझ जाएंगे? हाँ? नहीं समझोगे? वो मैं लिखा हुआ लाइनें बढ़ जाती है इसलिए कह रहा हूं, है ना। नहीं समझोगे? लिख लोगे ना? देखो मैं दोबारा बता रहा हूं इसको, फिर से सुन लो। चलो लिखें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। वैसे ना ऐसे उतारना सीखो आप, स्पीड भी रहती है, एक्यूरेसी भी रहती है। तो लिखें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। मैं पहले कह रहा था कि अनुच्छेद 29 और 30 में एक डिफरेंस है। 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक और 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। तो 29 जो लिख रहे हैं ये अल्पसंख्यक और किसके साथ है? उसके उनके किन्हीं चीजों की संरक्षण की बात कर रहा है। किन चीजों की संरक्षण?
इसकी संरचना, बताओ क्या इतना भी नहीं आएगा तो उतार लो उतार लो, इतना सरल कहाँ दिक्कत है बताओ। वो तो मत उतारना, केवल ये दोनों उतारने, 30 और 31, वो जो भी है। अपन नहीं लिख रहे थे, क्यों? पहले लिखा हुआ है। हाँ, किसकी है कॉपी? इनकी है, पहले लिख रखा था। पहले मेरे को बताओ कैसे लिख रखा था, मैं तो देखूं, देखो इसने लिखाया था आपको इतना, क्या लिख रखा है इसमें? अच्छा, इसको काट देना है ना, इस वाले को काट देना है ना। हाँ, इसको कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ इतना कहाँ लिखा हुआ है? लिखा ना? नहीं, वो तो आगे हो जाएगा, पर ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? मुझको दिखाओ 29-30 में, ये 29-30 में कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना, थोड़ा डिफरेंस है ना, चीजें बड़ी है। मिशनरी, मिशनरी बोलते हैं धर्म प्रचारक संस्थाओं को। हाँ, ज्यादा वो मत बनो आप, गलत रहेगा, आपके लिए गलत रहेगा ना, चीजें लिख लो तो ठीक रहेगा। मिशनरीज जे है, ये मिशनरीज वो बहुवचन में बनाया ना, मिशनरी कहते हैं, लेकिन जब आप उसको प्लूरल नाउन में लेके जाओगे तो मिशनरीज हो जाएगा ना वो, तो ऐसे हो गया। अरे बार रोज रोज थोड़ी बात करूंगा मैं। अब आते हैं आप अनुच्छेद 31 पे, अनुच्छेद 31 पे। अब मुझे पता था कि 10-5% उसमें समझ में आया था, अब धीरे धीरे कोशिश करो कि पूरा आए, है ना। तो कौन सा आर्टिकल था? 31, है ना। अब आप जब 31 समझ रहे हैं ना, तो आप बहुत बहुत ध्यान लगा के उसको सुने, है ना। फिर मैं कल थोड़ी बात करूंगा उस पर। तो अनुच्छेद 31 में लिखें संपत्ति का अधिकार, मैं लिखा रहा हूं इसको, अनुच्छेद 31 में लिख रहे हैं अपन संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हो गया। अब यहां अपने को लिखना है प्रथम संशोधन, किसमें संशोधन? तो लिखें संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन 1951 में, प्रथम संशोधन 1951 में अनुच्छेद 31A, प्रथम संशोधन 1951 में अनुच्छेद 31A एवं अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A एवं अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, प्रथम संशोधन में ये जोड़ा गया। लेकिन कोई कहे नहीं सी कब जोड़ा गया? बी तो जुड़ गए, अब बचा कौन सा? सी। ढूंढो, देखो कहां लिख रहा है, किसमें जोड़ा गया? तो आगे लिखे अपन 25वें संशोधन, हाँ मतलब पास वाली कॉपी में लिखे 25वां संशोधन 1971 में, 25वें संशोधन 1971 में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। तो बताओ ये दो लाइनों में कोई दिक्कत है? 31A और B 1951 में जुड़े और अनुच्छेद 31C 25वें 1971 में जुड़े, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आई थी 31C कह क्या रहा है समझने में, 31 की भाषा क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं ना। तो अब आप लिखें अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C। अब बहुत गौर से ध्यान सुने कि ये 31C कहना क्या चाह रहा है। तो अनुच्छेद 31C जो लिखा अपन ने, डैश लगाया, अनुच्छेद 31C क्या कह रहा है सुन लें। ये कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C, ठीक है,
अनुच्छेद 31C क्या कह रहा है कि ये दो अनुच्छेदों को हवाला दे रहा है, दो अनुच्छेदों की बाबत बात कर रहा है। कह रहा है कि 39B एवं 39C इन दोनों आर्टिकल्स की पालना सरकार को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनमें जो हमारे देश के, हमारे राज्य के जो भौतिक संसाधन है उनका बंटवारा समान प्रकार से हो जाए, और ये नहीं कि किसी एक पूंजीपति या किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के हाथों में पूरे देश के संसाधन चले जाए। अगर ऐसा होगा तो देश में असमानता, आर्थिक असमानता फैल जाएगी, और इस आर्थिक समानता को लाने के उद्देश्य से ये आर्टिकल जोड़े गए थे। तो ये कह रहा है 31C कि भैया जो दोनों आर्टिकल है ना 39B और 39C, अगर इनकी पालना करे सरकार तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी पालना करे तो करे कैसे? 2-3 आर्टिकल इसकी पालना में आड़े आ रहे हैं, इसकी पालना राज्य को करने ही नहीं दे रहे हैं। अगर राज्य इनकी अनुपालना करता है तो 3 आर्टिकल बीच में आ जाते हैं, और तीनों ही आर्टिकल बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि तीनों ही आर्टिकल मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31। तो 39 की पालना नहीं हो पा रही है बी और सी की, ए और बी की, तो इनकी पालना अगर हमें करें तो 3 आर्टिकल बाधा बन जाते हैं। तो अनुच्छेद 31C ने क्या कहा कि अगर ये 3 आर्टिकल बाधा बनते हैं तो ये बाधा नहीं बनेंगे, ये तीनों आर्टिकल इन पर लागू ही नहीं होंगे जो तुम कानून बनाओगे, बस तुम तो पालना करो। किसकी पालना करो? 39B और 39C की। तो 39B और C की पालना सरकार करे, ना सोचे कि इसके बीच में आर्टिकल आ रहे हैं, 14, 19, 31 आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आ भी रहे ना तो भी तुम्हारा कानून अमान्य नहीं होगा। अमान्य ये कह रहा है। अब बताओ, इतनी सी बात समझने में क्या दिक्कत है? ये कह रहा है कि 39B और C की पालना करो बेधड़क, मत सोचो कि 39 अनुच्छेद 14, 19, 31 बीच में आ रहे, आए तो आने दो, वो काम ही नहीं करेंगे। अब ये कह सकते हो ना कि ये अनुच्छेद 31C को अनुच्छेद 3 अनुच्छेदों का अपवाद बना दिया। किसका अपवाद? 3 अनुच्छेदों। और 3 कौन कौन से? 14, 19, 31। इतनी सी बात तो समझनी थी। तो अब लिखें आप, पहला पॉइंट लिखें, इस अनुच्छेद को, कौन से अनुच्छेद को? 31C को। इस अनुच्छेद को निम्न 3 अनुच्छेदों का, इस अनुच्छेद को निम्न 3 अनुच्छेदों का क्या बना दिया? निम्न 3 अनुच्छेदों का अपवाद बना दिया गया। निम्न 3 अनुच्छेदों का अपवाद बना दिया गया। कौन कौन से अनुच्छेदों का अपवाद? के बने कानून पर लागू नहीं होंगे, अमान्य हो जाएंगे, है ना? दूसरा लिख लो। लेकिन ये अपवाद बनाने का पीछे कारण क्या था? कारण क्या था? कि इसकी और इसकी पालना करे, है ना? तब तो लिखें दूसरा पार्ट इसी 31 में ही लिख रहे हैं, इसी में। अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C की पालना के लिए बनाया गया क्या? कानून। 39B और C की पालना के लिए बनाया गया कानून कितने आर्टिकल्स पे भारी पड़ जाएगा? किस आधार पर अमान्य नहीं होगा? 3 आर्टिकल्स के आधार पर बनाया गया कानून अनुच्छेद 14, 19 एवं 31, अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 के आधार पर
अमान्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? के आधार पर अमान्य नहीं हो सकता, के आधार पर अमान्य नहीं हो सकता। और क्या कहा इसमें? ये वाला, ऐसे कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अब आप कोई बात नहीं है, थोड़ा कम देख लो, इतना नहीं बैठ रहा है एक साथ में, और बिगड़ जाएगा, कम ज्यादा के चक्कर में कम हो रहा है, निकल रहा है दिमाग से, तो कम कम देखो अपने। अब इसको, ये जो 25वें संशोधन है, मुझे इतना बता दो, 25वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में सही बता दिया? केशवानंद भारती। तो नेक्स्ट लिखें, बस बस यही सुनना था, बहुत अच्छा। तो लिखें केशवानंद भारती विवाद, हाँ, केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973 में, केशवानंद भारती केस 1973 में 24वें, 25वें, 26वें एवं 29वें, केशवानंद भारती केस 1973 में 24वें, 25वें, 26वें एवं 29वें संविधान संशोधनों को, 24वें, 25वें, 26वें एवं 29वें संविधान संशोधनों को सही माना गया, संशोधनों को सही माना गया। अच्छी बात थी। नेक्स्ट आगे लिख रहे अपन। अब मुझे आगे ये बताएंगे कि ये जो अपना 31 है, ये हटाया किस में था? नहीं नहीं, इसे हटाया कौन से संशोधन में था? मैं कुछ चीजें अब सॉर्ट कर रहा हूं, है ना। कब हुआ था 44वां? किसकी सरकार थी? मोरारजी। तो नेक्स्ट लिखें 44वें संशोधन, 44वें संशोधन 1978 में, 44वें संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31, पूरे पूरे आर्टिकल को, अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 च, 1978 में अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 च को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 च को हटा दिया गया। अब ये हट गया। अब आपको सबसे ज्यादा जोर इस पे देना है कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति ये है कि अगर आर्टिकल 39B और 39C अगर इनकी पालना करने के लिए सरकार क्या बनाए? कानून। तो इस कानून, ये कानून जो है, इस कानून पर क्या अनुच्छेद 14 नहीं लगेगा और 19 नहीं लगेगा? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 इस कानून पर नहीं लागू होगा। अब पहले तो कहते थे 14, 19, 31 नहीं होगा, अब क्या 31 तो हट ही गया, तो 31 तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो बात क्यों करनी? अब बचे कौन से? 14 और 19। लेकिन ये केवल इन आर्टिकल्स की पालना के कानून बने, और ये आर्टिकल्स किस में आते हैं? DPSP में, नीति निर्देशक तत्व में आते ना। अब ये नहीं कि पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्व, DPSP 36 से 51 बोले पूरे के पूरे पे नहीं करेंगे, केवल 39B और 39C की पालना के लिए कोई कानून बनता है तो कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन कर भी दे तो इस आधार पर वो अमान्य घोषित नहीं हो सकता। तो लिखें वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C, वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C की पालना के लिए
की पालना के लिए बना कानून अनुच्छेद 14 एवं 19 का अपवाद होगा। बना कानून अनुच्छेद 14 एवं 19 का अपवाद होगा। अनुच्छेद 14 एवं 19 का अपवाद होगा। अब कितने % समझ में आई? पूरी आ गई? चलो नहीं आई पर लगभग में समझ गया है ना, कोई बात नहीं है। अब अनुच्छेद 32 कोई अधिकार नहीं देता है, वो पढ़ेंगे अपन कल।